नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके की दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थल की बात कर ली आपने, आज बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल की। आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों सूचना बताऊं, राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। तो दोस्तों अभी आपके पास दिन दो महीने से कम नहीं है। तो दोस्तों एकदम जी जान लगा दो एक बार। दिन में आप लगभग 10 घंटे आप डेली पढ़ाई करते हैं तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम यदि जुलाई के अंत में है तो आप 100% क्लियर कर दोगे। दोस्तों आपको चैनल पर राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री के आने वाले क्वेश्चन और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री ये करूंगा, इनके क्वेश्चन आंसर। दोस्तों लगभग 99% या 95% आपको दोस्तों मैं आपके मेरे नोट्स से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों। पुरानी एग्जाम में मेरे पास जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको पूछ लेना, आप वो देखना कि जो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। सब एग्जाम में हमारे नोट्स में आ जाते हैं दोस्तों। राजस्थान पुलिस में भी आपको पक्का सिलेक्शन दिलाऊंगा। दोस्तों देखना, अर्धशुष्क मरुस्थल को आपने किस प्रकार से बांटा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात, अर्धशुष्क मरुस्थल दोस्तों ये 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में, शुष्क 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में, अर्धशुष्क 25 और 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच में फैला हुआ है। इस अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान बांगर कहा जाता है। दोस्तों ये बात याद रखना, दोस्तों समझना, यहाँ पर राजस्थान बांगर कहा जाता है। राजस्थान पुलिस 2017 में ये प्रश्न पूछा था, 2017 में, कि राजस्थान बांगर किसे कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान बांगर कहा जाता है। वो बांगड़ और बागड़ वो अलग है, ये राजस्थान बांगर है दोस्तों, और अर्धशुष्क मरुस्थल को कहा जाता है। ध्यान देना, इस अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। एक लूणी बेसिन, लूणी नदी के द्वारा बाहर लाई गई मिट्टी से बना। दूसरा घग्गर बेसिन, तीसरा शेखावाटी उच्च भूमि, और चौथा नागौर उच्च भूमि। इन 4 भागों में इसको बांटा जाता है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है दोस्तों, राजस्थान में नदियां खूब हैं, बनास नदी, चंबल नदी है, काली सिंध नदी है, बेड़च है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा बनास बेसिन राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में, या घग्गर बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश में, लूणी बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश में। तो आपको जब पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ लोगे तो सारी नदियों की डिटेल आपको पता चल जाएगी। दोस्तों ध्यान देना, बेसिन उसे कहते हैं नदियों के द्वारा भाग लाई गई जो क्षेत्र उसको बेसिन के नाम से बोलते हैं। दोस्तों लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि 4 भागों में बांटा जाता है। एक एक भाग को अपन पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बेसिन है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के बारे में आप ये समझना मित्रों, लूणी बेसिन लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अरावली के पश्चिम की तरफ बहती हुई और जालौर बाढ़ में बहकर के कच्छ के रंग में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों पहले तो विशेषता ये सुनना, एकमात्र ऐसी नदी है लूणी जो अरावली के पश्चिम में बहती है, और सब नदियां अरावली के पूर्व में बहती है। लूणी की सहायक नदियां भी है, वो भी अरावली के पश्चिम की तरफ बहती है, कई अरावली से निकलती है। एक ऐसी भी नदी है लूणी की, आप कमेंट में बताना, लूणी नदी की ऐसी सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। दोस्तों जो पोंडुल गांव नागौर से निकलती है, नदी का नाम बताना आप, और लूणी नदी है जो अरावली के पश्चिम में बहती है। लूणी बेसिन मरुस्थल के जालौर, पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा वाला क्षेत्र, बाड़मेर, जोधपुर का कुछ भाग, सिरोही, नागौर का परबतसर, मेड़ता व डेगाना, दक्षिणी नागौर में पड़ते हैं दोस्तों। ये डेगाना में फैला हुआ बेसिन, फैला हुआ लूणी बेसिन इनमें फैला हुआ। दोस्तों कमेंट में बताना, परबतसर क्यों प्रसिद्ध है,
मेड़ता क्यों प्रसिद्ध है, डेगाना क्यों प्रसिद्ध है, तीनों चीजों के बारे में जरूर बताना दोस्तों। प्रबलसर, मेड़ता, डेगाना, ये कमेंट में बताना। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं प्रबलसर, मेड़ता, डेगाना से। दोस्तों इस बेसिन में ही गोडवाड़ क्षेत्र फैला हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था गोडवाड़ के बारे में। गोडवाड़ बेसिन फैला हुआ है। लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। और गोडवाड़ बेसिन किसे कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर व पश्चिमी सिरोही को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। दोस्तों साथ साथ में आप नोट्स बना लेना, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। गोडवाड़ बेसिन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। गोडवाड़ बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सिरोही। ये लूणी के बेसिन को ही कहा जाता है। और ये बेसिन लूणी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना हुआ, मतलब मरुस्थल का उपजाऊ क्षेत्र पड़ता है। ये लूणी बेसिन है। इसमें जालोर, बाड़मेर की तरफ उसकी खेती होती है, जीरे की कृषि की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, लूणी बेसिन इन भागों में फैला हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों लूणी बेसिन की याद रखना, लूणी की सहायक नदियां भी है, खूब सारी है। सरस्वती सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है, जोजड़ी है, सुपड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, जमाई है, खारी है, ये लूणी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इनको समझना। दूसरे बेसिन की बात करते हैं। लूणी नदी के बाद में जो बेसिन आता है उसकी चर्चा करते हैं, उसका नाम है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बारे में ये बताया जाता है दोस्तों, आप समझना। घग्गर बेसिन, पहले तो घग्गर नदी के बारे में समझना। एक तो नदी है दोस्तों घग्गर और एक नदी है घाघरा, दोनों में अंतर है। घग्गर अंतःप्रवाह की नदी है, घाघरा गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नेपाल से निकल के आती है और घग्गर शिवालिक हिमालय से निकल के आती है। ये बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिलती है और ये अंतःप्रवाह की नदी है, विलुप्त हो जाती है। दोस्तों आप कमेंट में बताना घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो वो घाघरा नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों याद रखना, घाघरा और घग्गर में अंतर देखना। घग्गर बेसिन के बारे में जो चर्चा की जाती है, ये बेसिन का विस्तार के लिए आप चर्चा करो तो इस बेसिन का विस्तार श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। मित्रों घग्गर नदी शिवालिक हिमालय से निकल के आती है। हिमालय का चौथा भाग है शिवालिक हिमालय। हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट से निकल के आती है। हिमाचल प्रदेश, पटियाला, पंजाब, उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील है, उसका तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील भी है, उसके पास से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ गंगा नदी में बह करके बटनेर के दोहों में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों अंतःप्रवाह की नदी, अंतःप्रवाह उसको बोला जाता है जो उद्गम स्थान से निकल करके दोहरों में विलुप्त हो जाती है, उसको अंतःप्रवाह के नाम से बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी घग्गर नदी है। दोस्तों ये घग्गर नदी, ये जो बेसिन है घग्गर बेसिन, घग्गर नदी वह उसकी सहायक नदियां, घग्गर की सहायक नदियां थी, सतलज थी, वो उसकी प्राचीन काल की सहायक नदियां थी। सरस्वती उसकी सहायक नदी थी। सहायक नदियां नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। मृदा से बना है। दोस्तों इस घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहते हैं। याद रखना, मर्त नदी किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को मर्त नदी बोलते हैं। ये जो प्राचीन काल में ये घग्गर बहती थी, तो ये जो बेसिन है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, एकदम मैदानी क्षेत्र है और जलोढ़ मृदा से बना उपजाऊ क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा दोस्तों सबसे उपजाऊ मृदा होती है। यदि आप याद रखना, सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा जलोढ़ मृदा होती है। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मृदा काली मृदा होती है। ये सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है क्योंकि इसको नदियां बांध के लाती है। तो ये घग्गर बेसिन जलोढ़ मृदा से बना बड़ा उपजाऊ क्षेत्र, मतलब राजस्थान का मरुस्थल का उपजाऊ क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। मित्रों घग्गर बेसिन, इस बेसिन के बारे में ये चर्चा की जाती है। घग्गर के प्रवाह को राजस्थान में, मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। नाली जब नाम आए तो एक जोड़ के याद करना दोस्तों इनको। नाली, जब नाली नाम आए तो
भेड़ की नस्ल भी है नाली, और नाली नस्ल एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, नाली भेड़ की नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जहाँ नाली इसको बोला जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली भेड़ की नस्ल पाई जाती है। मित्रों, इस घग्गर नदी का पानी जब वर्षा ऋतु में बाढ़ के उफान पर होती है, ऋतु कौन सी है? अभी चले जून जुलाई में वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जब घग्गर बाढ़ के उफान पर होती है, तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अंबास तक चला जाता है, और पाकिस्तान में इसको और इसके बेसिन को अकरा के नाम से कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर बात को सुनना, अकरा पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं, और घग्गर और इसके बेसिन को पाकिस्तान में अकरा के नाम से बोला जाता है, राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली के नाम से बोला जाता है। दोस्तों ध्यान देना, घग्गर बेसिन गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर की सहायक नदियों के द्वारा भाग लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा से बना क्षेत्र है, और इसको राजस्थान में नाली कहा जाता है। घग्गर जब बाढ़ के उफान पर होती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अंबास तक जाता है, और पाकिस्तान में इसको अकरा के नाम से कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे और चर्चा करते हैं। बेसिन के अंतर्गत और भी बात बता दूं आपको, इस बेसिन के अंतर्गत में यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है। जब क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण इस बेसिन में बासमती चावल, गेहूं, कपास, गन्ना आदि की कृषि की जाती है, दोस्तों जानते हो, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को बोलते हैं। चावल होता है, गन्ना होता है, बासमती चावल होता है। राजस्थान के यहाँ के बासमती चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मित्रों, इस बेसिन में मृदा उपजाऊ है, यहाँ पर सिंचाई होती है। सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा। यहाँ की प्रमुख नहरों की बात करोगे तो प्रमुख नहर कौन कौन सी है? दोस्तों, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, IGNP बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक गंग नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना है, आदि। इनके द्वारा यहाँ पर क्या होती है? सिंचाई की जाती है। दोस्तों, प्रमुख नहर यहाँ पे चलती है। अब यहाँ से बात को समझना, इस बेसिन के भूगर्भ में, जो घग्गर बेसिन, इसके भूगर्भ में जिप्सम की परत पाई जाती है। यहाँ से बात को समझना, जिप्सम की एक परत पाई जाती है, जिससे यहाँ की भूमि क्षारीय हो जाती है। जब जिप्सम की परत पाई जाती है, सिंचाई ज्यादा होती है। दोस्तों, क्षारीय को समझना, यदि मृदा का pH मान 7 है तो ये मृदा उदासीन है। यदि 7 से अधिक है तो मृदा क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। दोस्तों, क्षारीय मृदा के बारे में आप यूं समझना दोस्तों, जब केशिकत्व का रिसाव होता है, ध्यान देना दोस्तों, केशिकत्व का रिसाव के कारण ज्यादा सिंचाई होने के कारण भूमि का जो नमक का नाम वो ऊपर की ओर धीरे धीरे आ जाता है। ऊपर आकर के नमक की एक सफेद परत सी बिछ जाती है और उससे मृदा क्षारीय हो जाती है। तो क्षारीय मृदा में क्या हो जाता है, यदि आप चर्चा करोगे क्षारीय मृदा हो जाती है, तो यहाँ पर क्षारीय के बारे में और चर्चा सुनना। राजस्थान में सर्वाधिक जब मृदा हो क्षारीय होगी तो यहाँ किसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? यहाँ सेम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बात को समझना, सेम की समस्या उत्पन्न होती है। यूं समझ, सेम क्या है? एग्जामिनर पूछेगा सेम क्या है। सेम इस प्रकार से जब मृदा क्षारीय हो जाती है,
धरातल का जो भूगर्भ का पानी ऊपर ही रहता है, अचानक वो पानी बाहर निकल आता है और बाहर निकल करके ऊपर फैल जाता है पानी धरातल पर। पानी फैलने से क्या होता है, एक तो बीमारियां बढ़ जाती है, मच्छर बढ़ जाएंगे और जो हरे भरे खेत है वो नष्ट हो जाते हैं, तो सेम की समस्या होती है। और सेम को खत्म करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उससे जिप्सम से एक खाद बनती है अमोनिया सल्फेट, उस खाद का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना, सेम से सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान का जिला, ध्यान देना, सेम से सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान का जिला है श्री गंगानगर। राजस्थान का जिला श्री गंगानगर है दोस्तों। यहां पर एक बात और पूछेगा, ध्यान देना, एक क्षेत्र है बड़ोपाल, बड़ोपाल बोलते हैं, ये बड़ोपाल है हनुमानगढ़, बड़ोपाल हनुमानगढ़, ये बड़ोपाल हनुमानगढ़ सेम से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। किससे प्रभावित है? सेम से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। एग्जामिनर ने बार बार पूछ रखा इस क्षेत्र को। राज्य सरकार ने यहाँ क्या कर दिया, बड़ोपाल हनुमानगढ़ में खेती नहीं की जाती क्योंकि सेम से प्रभावित क्षेत्र हो गया, भूमि खराब हो गई, इसलिए क्या किया दोस्तों, राज्य सरकार यहाँ पर दूसरा पक्षी अभयारण्य विकसित कर रही है। पहला पक्षी अभयारण्य केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर है और दूसरा पक्षी अभयारण्य बड़ोपाल हनुमानगढ़ में विकसित कर रही है। दोस्तों ध्यान से समझना घग्गर की सीट को। आपको याद होगा, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ गंगानगर से की थी उसकी शुरुआत। दोस्तों ये जो बड़ोपाल हनुमानगढ़ है, गंगानगर वाला क्षेत्र है, ये सेम से प्रभावित है, सेम से प्रभावित है। मृदा क्षारीय है, तो ध्यान देना, क्षारीय मृदा में लवणरोधी फसल बोई जाती है। क्षारीय मृदा में मटर है, आलू है, गेहूं है, इनकी फसल बोई जाती है दोस्तों। तो जो लवणरोधी फसल है उनकी फसल ज्यादा होती है, इस क्षारीय मृदा में की जाती है। गाजर है, मटर है, गेहूं है, आलू है, इनकी फसल ज्यादा की जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना घग्गर बेसिन को। तो इस बेसिन में ध्यान देना, प्रश्न क्या क्या निकलता है, एक तो सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला गंगानगर, एक बड़ोपाल हनुमानगढ़ सेम से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ दूसरा पक्षी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। जब भी आपको पूछे क्षारीय मृदा में कैसी फसल बोई जाती है, क्षारीय मृदा में लवणरोधी फसल बोई जाती है, जैसे गाजर है, मटर है, गेहूं है, आलू है, इनकी फसल बोई जाती है। और भी खूब सारी विशेषताएं दोस्तों, ध्यान देना। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, बात समझ में आई होगी आपको। तीसरे की बात करते हैं, शेखावाटी उच्चभूमि। तीसरा बेसिन है शेखावाटी उच्चभूमि। जब भी आप चर्चा करोगे तीसरे की शेखावाटी उच्चभूमि, ये शेखावाटी उच्चभूमि चूरू, सीकर व झुंझुनू में फैला हुआ है। ध्यान देना, समझना बात को। चूरू, सीकर, झुंझुनू में फैला हुआ क्षेत्र शेखावाटी बेसिन है। यहाँ के बारे में यूं बताया जाता है, इस बेसिन में अनुप्रस्थ, ध्यान देना दोस्तों, मैंने बार बार बताया आपको, अनुप्रस्थ व बरखान टीले, बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक दिखाई देते हैं। आपको पूछेगा एग्जामिनर कि अनुप्रस्थ और बरखान बालू का स्तूप ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं? शेखावाटी बेसिन में दिखाई देते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ वो बालू का स्तूप था जो हवा के सामने समकोण बनता था, सर्वाधिक जोधपुर में दिखाई देता था, और बरखान हवा के सामने अर्धचंद्राकार बनता था। बरखान ये टीले शेखावाटी में दिखाई देते हैं दोस्तों। शेखावाटी की प्रमुख नदी कांतली नदी है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और चूरू और झुंझुनू की सीमा में जाकर विलुप्त हो जाती है। अंतःप्रवाह की नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है
दोस्तों शेखावाटी की प्रमुख नदी है। कांदली के बहाव को शेखावाटी में किस नाम से बोलते हैं? शेखावाटी में तोरावाटी कहते हैं। क्या बोला गया? तोरावाटी कहते हैं कांदली के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं। दोस्तों इसी शेखावाटी बेसिन में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आया था कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या बोला जाता है? जोहड़ के नाम से बोला जाता है। तो ये शेखावाटी बेसिन की विशेषता है। शेखावाटी बेसिन की कुछ भाग इसका उपजाऊ बेसिन है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकाल के आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों। दोस्तों चौथा भाग है नागौर उच्च भूमि। ध्यान देना, नागौर उच्च भूमि ये भूमि है। पहले तो ये समझना नागौर उच्च भूमि, यहाँ पर नागौर उच्च भूमि पड़ती है, मतलब ये शेखावाटी बेसिन और लूणी बेसिन के बीच में पड़ती है। एग्जामिनर आपको पूछ भी लेगा कि लूणी बेसिन और शेखावाटी उच्च भूमि है, उसके बीच में कौन सा उच्च भूमि है? नागौर उच्च भूमि है। जो नागौर व उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई भूमि नागौर उच्च भूमि पड़ती है। दोस्तों इस भूमि के बारे में ध्यान से समझना आपलोगों को। यह भूमि बंजर व रेतीली भूमि है। क्योंकि यहां सोडियम की मात्रा सर्वाधिक है। सोडियम की मात्रा सर्वाधिक है। ध्यान देना, राजस्थान में पचमदरा झील है और एक नागौर में डिडवाना झील है। एक झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, एक झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी सोडियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ की भूमि बंजर और रेतीली भूमि है। इस भूमि में पहाड़ियां, नागौर उच्च भूमि में पहाड़ियां दिखाई नहीं देती है। दोस्तों ध्यान देना, पहाड़ियां दिखाई नहीं देती है। कहाँ दिखाई देती है? आपको पूछ ले कि केवल जो नावा तहसील है, वहां की नावा तहसील कुछ पहाड़ियां दिखाई देती है, छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती है। इसी नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र है नागौर, मेड़ता व मुंडवा क्षेत्र। यहां ध्यान देना दोस्तों, नागौर, मेड़ता, मुंडवा क्षेत्र बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र में आते हैं। यहां से ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना दोस्तों, ध्यान से सुनना। नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र कौन सा बालू का स्तूप विहीन में आता है? नागौर आता है, मेड़ता आता है, मुंडवा क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में टीले बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, समतल मरुस्थल है। दोस्तों ध्यान से समझना बात को। इसी नागौर उच्च भूमि में नागौर व अजमेर के बीच, नागौर व अजमेर के बीच एक पट्टी पाई जाती है। दोस्तों कौन सी पट्टी है? फ्लोराइड घर्षित ऊबड़ पट्टी पाई जाती है। ऊबड़ पट्टी। अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाता है, कई बार इसको पूछ लिया कि फ्लोराइड घर्षित जो ऊबड़ पट्टी है किसके बीच में पाई जाती है? अजमेर और नागौर के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार से मित्रों अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था लूणी बेसिन, दूसरा घग्गर बेसिन, तीसरा शेखावाटी उच्च भूमि, चौथा नागौर उच्च भूमि। चारों की आपने इस प्रकार से विशेषता पढ़ी है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया है, ध्यान से समझना, बातें समझ में भी आएगी। कल अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे मरुस्थल को। दोस्तों 1 महीने में राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, करंट जीके दोस्तों कराऊंगा एग्जाम से पहले ध्यान से समझना, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।